हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल PRS एजुकेशनल ट्रस्ट। आज हम लोग प्रिस्क्रिप्शन का पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं। पार्ट 1 में हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है, प्रिस्क्रिप्शन की डेफिनेशन, प्रिस्क्रिप्शन के पार्ट्स और प्रिस्क्रिप्शन की टाइप्स। आज हम पार्ट 2 के अंदर पढ़ने जा रहे हैं कि जब प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर के पास से फार्मासिस्ट के पास आता है तो फार्मासिस्ट उस प्रिस्क्रिप्शन को कैसे डील करता है, कैसे हैंडल करता है। उसके बाद इसके साथ साथ हम पढ़ेंगे कि फार्मासिस्ट से क्या क्या गलतियां हो सकती हैं प्रिस्क्रिप्शन को देने में, ड्रग्स को डिस्पेंस करने में, कंपाउंड करने में कौन कौन से एरर्स आ सकते हैं जिसकी वजह से पेशेंट को प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले पॉइंट में आता है कि डॉक्टर के पास से प्रिस्क्रिप्शन आया जिसमें लिखा हुआ है कि हमें कौन कौन सी ड्रग्स कैसे कैसे डिस्पेंस करनी है, कैसे कैसे कंपाउंड करनी है और कौन कौन सी इंस्ट्रक्शंस पेशेंट को देनी है जिसके कारण वो अपनी मेडिकेशन प्रॉपर टाइम के साथ ले सके, प्रॉपर फ्रीक्वेंसी में ले सके, जिससे कि पेशेंट को दिक्कत ना हो और उसकी प्रॉब्लम या बीमारी जिसकी वजह से वो डॉक्टर के पास गया था या डॉक्टर ने जो प्रिस्क्रिप्शन उसको दिया है उससे उसको सॉल्यूशन प्रॉपरली मिल पाए। जब हम प्रिस्क्रिप्शन की हैंडलिंग के बारे में बात करते हैं तो 4 चीजें आती हैं। सबसे पहला रिसीविंग का मतलब प्रिस्क्रिप्शन आया डॉक्टर के पास से या RMP के पास से। RMP मतलब रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर से प्रिस्क्रिप्शन किसके पास आएगा? फार्मासिस्ट के पास। फार्मासिस्ट उस प्रिस्क्रिप्शन को अपने पास रिसीव करेगा, देखेगा, देखने के बाद चेक करेगा कि उसमें कहीं कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है या कोई ऐसी चीज तो नहीं है जो फार्मासिस्ट समझ नहीं पा रहा है। अगर फार्मासिस्ट उस प्रिस्क्रिप्शन को ढंग से नहीं समझ पाता तो क्या प्रॉब्लम आएगी? जो मेडिकेशन उसको देनी है वो पेशेंट को प्रॉपरली डिस्पेंस करके नहीं दे पाएगा। तीसरे पॉइंट पे क्या आएगा? जब उसने प्रिस्क्रिप्शन को रिसीव कर लिया, पढ़ लिया, प्रॉपरली चेक कर लिया, उसको कहीं भी कोई भी डाउटफुल केस नहीं है, तब वो उसको मटेरियल्स को कलेक्ट करेगा, वे करेगा और उसको डिस्पेंस करेगा। फोर्थ पोजीशन में क्या होगा कि कंपाउंड करने के बाद उसको पैकेजिंग करेगा और उसके ऊपर लेबलिंग करेगा जिससे पेशेंट को पता चल पाए कि मेडिकेशन में क्या क्या चीजें अवेलेबल हैं, क्या क्या चीजें नहीं है, या जो डॉक्टर ने मेंशन किया था वो फार्मासिस्ट ने कंप्लीट किया है या उसमें अभी कोई कमी बाकी है। फर्स्ट पॉइंट आया रिसीविंग का। जैसे ही प्रिस्क्रिप्शन फार्मासिस्ट के हाथ में आएगी तो फार्मासिस्ट को एक चीज का ध्यान रखना है, वो कोई भी फेशियल एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट नहीं करेगा। अगर उसके फेशियल एक्सप्रेशन कुछ ऐसे मेंशन होते हैं जिससे कि पेशेंट को लगे कि यार ये क्या है क्या नहीं है, क्या प्रिस्क्रिप्शन में इसने मेंशन किया है, कि फार्मासिस्ट देख के उसको खुद कंफ्यूज्ड है या पजल्ड है। जैसे आप लोगों को मालूम होगा जब हम किसी के फेस की तरफ देख रहे हैं तो हमें फेस के एक्सप्रेशन सारी चीजें बता देते हैं। जैसे अगर कोई आदमी खुश है तो खुशी के एक्सप्रेशन उसके फेस के ऊपर अलग ही डिनोट करेंगे कि यस ये जो आदमी है ये हैप्पी मोड में है। अगर वो सैड मोड में है तो भी फेशियल एक्सप्रेशंस आपको सारी चीजें क्लैरिफाई कर देंगे। तो इसमें हम बोलते हैं कि जब रिसीव की प्रिस्क्रिप्शन फार्मासिस्ट ने उस टाइम पीरियड पे उसके फेशियल एक्सप्रेशंस में कोई मॉडिफिकेशन नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? अगर उसके फेशियल एक्सप्रेशन में कोई मॉडिफिकेशन होता है तो जो पेशेंट है वो पजल हो जाएगा कि यार मेडिकेशन में क्या दिया है, मुझे कहीं कोई कॉम्प्लिकेशन ज्यादा बड़ी तो नहीं है, कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात तो नहीं है। क्योंकि डॉक्टर ने जो मेडिकेशन दिया है वो जानता तो फार्मासिस्ट है, पेशेंट को तो नहीं पता कि उसमें क्या चीज देनी है, क्या प्रॉब्लम है, कौन सी मेडिकेशन देनी है, कौन सी मेडिकेशन किस प्रॉब्लम के लिए दी जा रही है, वो फार्मासिस्ट जानता है। तो ये सबसे पहला ध्यान रखना है कि जिस टाइम फार्मासिस्ट ने प्रिस्क्रिप्शन को रिसीव किया उस टाइम फार्मासिस्ट के फेस कोई भी एक्सप्रेशन चेंज नहीं आना चाहिए।
क्योंकि अगर फेशियल एक्सप्रेशन चेंज होता है तो उसकी अपीयरेंस किसके पास जाएगी? पेशेंट के पास जाएगी, जिसके कारण वो खुद कंफ्यूज मोड में आएगा कि यार क्या प्रॉब्लम है, या कोई ऐसी चीज तो नहीं है जो फार्मासिस्ट और डॉक्टर मुझसे छुपा रहे हैं। नेक्स्ट आता है रीडिंग एंड चेकिंग। जब प्रिस्क्रिप्शन आई तो काउंटर की बैक साइड पे फार्मासिस्ट क्या करेगा? उस प्रिस्क्रिप्शन को पढ़ेगा, उस प्रिस्क्रिप्शन को चेक करेगा, वेरीफाई करेगा कि प्रिस्क्राइबर के सिग्नेचर उसके ऊपर अवेलेबल हैं या नहीं है, प्रॉपर डेट मेंशन्ड है या नहीं है, या कहीं कोई ऐसा सिनेरियो तो नहीं है कि उसमें कोई डाउटफुल केस हो, कोई चीज ऐसी तो नहीं जो फार्मासिस्ट समझ नहीं पा रहा हो, कोई ऐसी लाइन या कोई ऐसा वर्ड। अगर कोई भी ऐसी लाइन या कोई ऐसा वर्ड उस प्रिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन्ड है जिसकी वजह से फार्मासिस्ट जो है वो कंफ्यूज है, तो उसे इमीडिएटली उस डाउट को क्लियर करने के लिए प्रिस्क्राइबर से कनेक्ट करने का ऑप्शन रखना पड़ेगा। नहीं तो कोई ना कोई दूसरा फार्मासिस्ट उसको डील करना पड़ेगा कि यार ये प्रिस्क्रिप्शन आया है, इसमें मुझे ये डाउटफुल केस है, अगर इस डाउटफुल केस को हम कैसे रिमूव आउट कर सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बिहाइंड द काउंटर द प्रिस्क्रिप्शन शुड बी चेक्ड आफ्टर इट्स रिसीव्ड। फिर आप चेक करेंगे कि वैलिडिटी ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन शुड बी वेरीफाइड, कि कितने टाइम पीरियड के लिए वो प्रिस्क्रिप्शन जो है वो वैलिड है। फिर प्रिस्क्राइबर का नेम उसमें मेंशन है या नहीं है, उसके सिग्नेचर अवेलेबल है या नहीं है, ये सारी चीजें, फिलिंग इंस्ट्रक्शंस क्या मेंशन है नहीं है, जैसे हमने कहा वैलिडिटी चेक करेंगे। उसके बाद चेक करेंगे उसका प्रिस्क्राइबर का सिग्नेचर, फिर चेक करेंगे कि प्रिस्क्रिप्शन को दोबारा कब कनेक्ट करना है। उसके बाद ही और शी मस्ट नॉट टेक एनी गेसेस अबाउट द वर्ड्स। मैंने अभी बताया ना कि कोई वर्ड या कोई लाइन अगर उसको नहीं समझ में आ रही है तो उसके ऊपर वो गैस नहीं करेगा। अगर वो गैस करता है तो क्या होगा, हो सकता है वो चीज ना हो जो वो समझ पा रहा है, तो इमीडिएटली उसको क्या करना है, नियर बाय फार्मासिस्ट और प्रिस्क्राइबर को कनेक्ट करना है। अगर वो फार्मासिस्ट और प्रिस्क्राइबर को कनेक्ट कर लेगा तो उसका जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट पे कलेक्टिंग एंड वेइंग द मटेरियल। इसमें एक चीज का ध्यान रखना है, जो मटेरियल्स हैं, ठीक है, मटेरियल्स के केस में जब प्रिस्क्रिप्शन के अंदर जो जो मटेरियल्स उसमें दिए गए हैं वो प्रॉपरली शेल्फ से उतारेगा। शेल्फ से उतारने के बाद उनको लेफ्ट हैंड साइड बैलेंस के रखेगा। लेफ्ट हैंड साइड क्यों रखना है? जिससे कि वो एक एक मटेरियल को उठाए और मटेरियल को वे करे, वे करने के बाद वापस वहीं पे रख दे, जिससे कि कोई भी मेडिकेशन या कोई भी ड्रग सब्सटेंस या कोई भी कंपाउंड जो प्रिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन्ड है वो एक दूसरे के साथ मिक्स ना हो। ठीक, फिर वेइंग बैलेंस पे वो जिस साइड उसको रखना है, प्रॉपर करेक्ट साइड की तरफ वो उसको मेजर करने के लिए रखेगा। जब प्रिस्क्रिप्शन के कंपोनेंट सारे वो अलग कर देगा, सारे प्रोडक्ट्स को वो वे करके सेपरेट कर देगा, फिर क्या करना है, उसको सारे के सारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं जो उसने शेल्फ से या ड्रॉर से निकाले थे वो उनको वापस वहीं अपनी जगह पे रखेगा। क्यों रखने की जरूरत है? जिससे कि उसको कहीं बाद में कोई भी मिक्सिंग ना हो सके, कोई डाउटफुल केस ना आ सके कि यार मैंने इंग्रेडिएंट लिया था नहीं लिया था, कहीं क्वांटिटी ज्यादा तो नहीं ले ली, कहीं कम तो नहीं ले ली। एक बार प्रॉपर वे करने के बाद मटेरियल को उसको वापस ड्रॉर्स में और शेल्फ के अंदर रखना है, उससे जिससे कि उसके दिमाग में कोई भी डाउटफुल केस नहीं रहेगा। फिर आता है फार्मासिस्ट को क्या करना है। फार्मासिस्ट को हर कंटेनर को या हर मटेरियल को 3 बार चेक करना है। क्यों चेक करना है? जिससे कि उसके दिमाग में कोई भी डाउटफुल केस ना हो और उसके डाउटफुलनेस की वजह से कोई भी पेशेंट किसी भी तरीके से सफर ना कर सके। जैसे पहला पॉइंट है, जैसे ही उसने वहां शेल्फ से निकाला वैसे ही उसने उसको वापस रख दिया। फिर आया मेजरमेंट, जैसे ही उसने निकाला फिर उसको मेजर किया, मेजर करने के बाद उसने वापस उसको जिस जगह पे वो रखा हुआ था वो उसने वापस उसको रखने का प्रोविजन रखा। फोर्थ पॉइंट में आता है कंपाउंडिंग, पैकेजिंग एंड लेबलिंग। एक जब तक
जो डिस्पेंस की है मेडिकेशन, किसने? फार्मासिस्ट ने। वो प्रॉपरली उसको जब तक पैक नहीं करेगा, उसको प्रॉपर बनाएगा नहीं, बनाने के बाद उसको पैक करेगा, पैक करने के बाद प्रॉपर उसके ऊपर लेबल मार्क करेगा। लेबल मार्क करने से क्या बेनिफिट आएगा कि पेशेंट को कौन कौन सी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है, ये चीज उसके सामने क्लैरिफाइड होगी। जैसे आप इसके ऑप्शन पे देख सकते हैं कि जब प्रिस्क्रिप्शन उसके पास रिसीव हुई, रिसीव होने के बाद उसने मटेरियल्स को चेक किया, वे किया, फिर फोर्थ पॉइंट में उसको डिस्पेंस किया। डिस्पेंस करने के बाद वो क्या करेगा, वो एक उसको पैकेजिंग कंटेनर में या पैकिंग फॉर्म में लेके आएगा, फिर उसके ऊपर एक प्रॉपर लेबल, नीट एंड क्लीन लेबल पेस्ट करेगा, जिससे कि पेशेंट को जो इंस्ट्रक्शंस देनी है वो इंस्ट्रक्शंस वो प्रॉपर दे सके। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, जब हमने प्रिस्क्रिप्शन, और एक और चीज का ध्यान रखना है, कोई भी फार्मासिस्ट एक प्रिस्क्रिप्शन को एक ही टाइम में प्रिपेयर करेगा। अगर एक या एक से दो या दो से ज्यादा एक से ज्यादा प्रिस्क्रिप्शन वो एक टाइम में प्रिपेयर कर रहा है, तो कंफ्यूज होने की चांसेस फार्मासिस्ट के 100% होते हैं कि कहीं एक प्रिस्क्रिप्शन का इंग्रेडिएंट दूसरे प्रिस्क्रिप्शन में ना ऐड हो जाए। इसके बाद इसमें एक लेबल का मैंने एग्जांपल दिया हुआ है, एक लेबल इसमें पेस्ट किया हुआ है, आप इसको एक बार ऑब्जर्व करके देखें। लेबल के अंदर सबसे पहले दिया हुआ है कि उसकी सॉल्ट फॉर्म क्या है, कि कौन सी ड्रग है। ड्रग के बाद क्या आएगा, उसका ब्रांड नेम क्या है। ब्रांड नेम आने के बाद, ब्रांड नेम के बाद उसने मेंशन है कि कितना उसकी स्ट्रेंथ है। स्ट्रेंथ का मतलब कि डोज कितनी है। सपोज कीजिए हमने एक एग्जांपल लिया पैरासीटामोल का, हमने कहा डोलो 500 mg। डोलो का मतलब है कि डोलो के अंदर जो पैरासीटामोल है उसकी जो डोज की स्ट्रेंथ है वो है 500 mg। हमने यहां देखा 50 500। 50 का मतलब जो सीटाग्लिप्टिन फॉस्फेट दे रखा है यहां पे वो 50 mg है, मेटफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड दे रखा है वो 500 mg है। फिर हर टेबलेट के अंदर क्या क्या चीज अवेलेबल है वो यहां मेंशन्ड है, जिसको हम बोलेंगे इंग्रेडिएंट्स। हमने इसमें लिखा कि ईच फिल्म कोटेड टेबलेट कंटेन्स सीटाग्लिप्टिन फॉस्फेट 50 mg, मेटफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड 500 mg। फिर एक्सिपिएंट्स क्यूएस का मतलब मैंने आपको पहले बताया था क्वांटिटी सफिशिएंटम, कि जितने हमें क्वांटिटी चाहिए उतनी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग हम उसके अंदर एक्सिपिएंट्स को इंडल्ज कर रहे हैं। फिर कौन सा कलर इसमें यूज हो रहा है, वो सारे इंग्रेडिएंट की इंफॉर्मेशन आपके लेवल के अंदर मेंशन होनी चाहिए। हम यहां लिखेंगे इसको इंग्रेडिएंट इंफॉर्मेशन। उसके बाद ये आप रेड कलर में देख रहे हैं, दो चीजें इसमें रेड कलर में मेंशन है। सबसे पहली रेड कलर में जो लिखा हुआ है, एक लिखा हुआ है कॉशन, किस चीज का पेशेंट को दवाई लेने से पहले या डोज लेने से पहले या मेडिकेशन लेने से पहले ध्यान रखना है, कौन कौन सी कंसिडरेशन में है कि उसको, जैसे इसमें लिखा हुआ है कि ये मेडिकेशन सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बाद ही फार्मासिस्ट पेशेंट को दे सकता है। विदाउट प्रिस्क्रिप्शन मेडिकेशन जो है पेशेंट को नहीं दी जा सकती। वो कौन सी कैटेगरी होती है जिसमें हम पेशेंट को विदाउट प्रिस्क्रिप्शन दवाई दे सकते हैं, उसको बोलते हैं ओटीसी ड्रग्स। ओटीसी ड्रग्स का मतलब क्या है, ओवर द काउंटर ड्रग्स। इन ड्रग्स को लेने के लिए पेशेंट को जरूरी नहीं है कि उसके पास प्रिस्क्रिप्शन हो, वो डायरेक्टली फार्मासिस्ट के पास जा सकता है और फार्मासिस्ट के पास जाके कह सकता है कि ये मेडिकेशन आप दे दें। इसमें कौन कौन सी आती हैं, फॉर एग्जांपल में हम देखें, वोलिनी जेल मसल रिलैक्सेंट जेल है, झंडूबाम मसल रिलैक्सेंट है, आयोडेक्स, पैरासीटामोल। ऐसी एसेंशियल मेडिकल लिस्ट में अप्रोक्सीमेटली 425 ड्रग्स ऐसी हैं
जो कि ओटीसी कैटेगरी में आती हैं। आप आराम से उस कैटेगरी से जो हर बीमारी से रिलेटेड, चाहे एनाल्जेसिक हो चाहे एंटीपायरेटिक हो, तो आप डॉक्टर की बजाय सीधा फार्मासिस्ट के पास जाके कह सकते हैं कि आप इस कैटेगरी में मुझे कोई ना कोई ओटीसी मेडिकेशन दे दें, जिससे कि उस बीमारी की तरफ का उसको रास्ता मिले विदाउट प्रिस्क्रिप्शन ऑफ द डॉक्टर। दूसरे उसमें दिया हुआ है रेड बॉक्स में कि कौन से शेड्यूल्स में आते हैं। अब शेड्यूल्स के बारे में आप लोगों ने फॉरेंसिक फार्मेसी में पढ़ेंगे कि जब ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अंदर शेड्यूल्स मेंशन्ड हैं, हर कैटेगरी ऑफ ड्रग के लिए ड्रग्स को डिफरेंट शेड्यूल्स में बाइफरकेट किया हुआ है। तो जो हमने अभी एग्जांपल दिया है जानुमेट 5500 का, ये कैटेगरी आती है शेड्यूल एच के अंदर, शेड्यूल जी के अंदर, ठीक है। उसके बाद मैन्युफैक्चर्ड बाय कि मैन्युफैक्चर कहां हुआ है, कंपनी का कंप्लीट एड्रेस। उसके बाद आता है, आप इसमें देखेंगे बैच नंबर, कौन से बैच में ये प्रिपेयर की गई है, ठीक है। बैच नंबर के बाद आप उसमें डोजेस देखेंगे कि डोजेस क्या है, कि जो प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर ने बताई है, डॉक्टर ने जिस हिसाब से बताया है कि आपको 2 डोज लेनी है, एक मॉर्निंग में एक इवनिंग में, लंच से पहले लेनी है, ब्रेकफास्ट से पहले लेनी है, डिनर के बाद लेनी है, जो इंस्ट्रक्शंस आपको डोजेस के लिए डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किए हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग आपको इस डोज को और इस मेडिकेशन को लेना है। फिर आइए स्टोरेज, कि कितने डिग्री टेम्परेचर पे इसको स्टोर करना है। यहां पे 30 डिग्री मेंशन्ड है, 30 डिग्री तक हम इसको मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कौन सा बैच नंबर है, मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, एक्सपायरी डेट क्या है, एमआरपी क्या है, एमआरपी का मतलब मैक्सिमम रिटेल प्राइस। उसके बाद लॉट नंबर क्या है, ये सारी चीजें आपकी लेबल के ऊपर मेंशन्ड होती हैं। अब एक आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। केयर रिक्वायर्ड इन डिस्पेंसिंग प्रिस्क्रिप्शन, किन किन चीजों का ध्यान रखने की जरूरत है जब हम प्रिस्क्रिप्शन को डिस्पेंस कर रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट, द प्रिस्क्रिप्शन मस्ट बी कैरिड विद द फार्मासिस्ट वाइल टेकिंग मेडिसिन आउट ऑफ शेल्फ, कि जब आप शेल्फ में से मेडिसिन और इंग्रेडिएंट्स को उतार रहे हैं, किसके लिए, डिस्पेंसिंग के लिए, उस टाइम पे फार्मासिस्ट का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, द डिस्पेंसिंग बैलेंस शुड ऑलवेज बी चेक्ड बिफोर वेइंग एनी इंग्रेडिएंट। आपको जिस बैलेंस के ऊपर आप वे कर रहे हैं, जो डिस्पेंसिंग बैलेंस बोलते हैं, वेइंग बैलेंस बोलते हैं, आपको उसे प्रॉपरली चेक करना है कि उसके ऊपर पहले से कोई इंग्रेडिएंट तो नहीं है, या इससे पहले जो आपने चेक किया था उसका कोई इंग्रेडिएंट तो उस वेइंग बैलेंस के ऊपर नहीं रह गया है। तीसरा आता है, ऑल द केमिकल शुड बी रिप्लेस्ड बैक इनटू देयर ओरिजिनल पोजीशन इन द शेल्फ। तीसरे पॉइंट में बोलता है, जो जो केमिकल्स और जो जो इंग्रेडिएंट्स आपने शेल्फ से निकाले हैं, किसके लिए, वे करने के लिए और डिस्पेंस करने के लिए, आपका काम पूरा होने के बाद वो सारे केमिकल जो हैं प्रॉपरली अपनी अपनी जगह पे आप वापस रख देंगे। नेक्स्ट बोलता है, केयर शुड बी टेकन टू कीप द बैलेंस क्लीन आफ्टर ईच मेजरमेंट। आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि जो वेइंग बैलेंस है, हर मेजरमेंट के बाद वो प्रॉपरली क्लीन करके रखना है, जिससे कि जब दोबारा आप उसके ऊपर बैलेंस करने के लिए, मेजर करने के लिए कोई इंग्रेडिएंट रखें, तो किसी भी तरीके की मिक्सिंग उसके अंदर पॉसिबल ना हो पाए। फिर आता है लिक्विड प्रिपरेशंस फॉर एक्सटर्नल यूज। हाँ, एक चीज का और आपको ध्यान रखना है, जो भी प्रिपरेशन, जो भी डोजेस फॉर्म, जो भी मेडिकेशन प्रिस्क्राइब की गई है आरएमपी के द्वारा पेशेंट को,
उस पे प्रॉपरली आपको ये मेंशन करना जरूरी है कि वो इंटरनल यूज के लिए है या एक्सटर्नल यूज के लिए है। आप इसमें देखेंगे कि लेबल के ऊपर ये मेंशन होना कि फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली, और किसके अंदर, रेड इंक के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट आता है बिफोर हैंडिंग ओवर द मेडिसिन टू द पेशेंट अगेन द प्रिपरेशन शुड बी चेक्ड। आपको पेशेंट को मेडिकेशन देने से पहले, दवाई देने से पहले आपको खुद यह चेक करना है कि जो मेडिकेशन उसको दी जा रही है वो प्रॉपर है या नहीं है। आप उसको मेडिसिन देने से पहले उसको रीवेरीफाई करेंगे कि हाँ जो मेडिकेशन प्रिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन्ड है वही मेडिकेशन हम पेशेंट को दे रहे हैं। अब आता है सोर्सेज ऑफ एरर्स इन प्रिस्क्रिप्शन। अब यहां पे एरर्स का क्या मतलब है? एरर्स का मतलब है गलतियां। कोई भगवान तो नहीं है कि वो कोई गलती नहीं करेगा, लेकिन फार्मासिस्ट को यह ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि उसकी एक छोटी सी गलती किसी भी पेशेंट को नुकसान पहुंचा सकती है। तो इसीलिए बोलते हैं कि पेशेंट, फार्मासिस्ट को किसी भी मेडिकेशन को या मेडिसिन को डिस्पेंस करने से के टाइम पे और कंपाउंड करने के टाइम पे किसी भी तरीके की लापरवाही नहीं छोड़नी है, जिससे कि क्योंकि अगर उसकी एक गलती से पेशेंट के साथ कोई भी किसी भी तरीके की दिक्कत हो सकती है। वो कौन कौन से कारण है जिसके कारण पेशेंट को प्रॉब्लम हो सकती है या फार्मासिस्ट से गलती हो सकती है, वो कौन कौन सी चीजें हैं? सबसे पहले है एब्रीविएशन। जैसा हमने बताया था कि प्रिस्क्रिप्शन के अंदर मैक्सिमम टाइम लैटिन वर्ड्स यूज करते हैं। लैटिन वर्ड्स क्यों यूज करते हैं? जिससे कि वो प्रिस्क्रिप्शन पेशेंट ना समझ पाए और सिर्फ फार्मासिस्ट समझे। उससे क्या बेनिफिट होगा? मिस यूज होने से ड्रग्स जो हैं बचेंगी। फिर नेम ऑफ द ड्रग्स। कुछ ड्रग्स ऐसी होंगी जिनके नेम के कारण, जिनके नाम के कारण भी कंफ्यूजन क्रिएट होगा। फिर स्ट्रेंथ ऑफ द प्रिपरेशन। स्ट्रेंथ ऑफ द प्रिपरेशन मतलब जैसे मैंने आपको बताया था किसी भी ड्रग की डोज क्या होगी जो हम पेशेंट को देते हैं। हर ड्रग के केस में ना आप एक चीज को मान के चलें, जब भी हम कभी किसी ड्रग की बात करेंगे या किसी भी डोज की बात करेंगे या किसी मेडिसिन की बात करेंगे तो सबसे पहला एक फैक्टर आएगा। एक ड्रग के साथ ना दो कंसंट्रेशन होती हैं, मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन, दूसरा होता है मैक्सिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन। जो आपकी स्ट्रेंथ होगी किसी भी ड्रग की जो आप पेशेंट को दे रहे हैं वो इन दोनों के बीच में होगी। एक कंसंट्रेशन वो होगी, एक स्ट्रेंथ वो होगी कि अगर आपने इससे कम ली तो जो इफेक्ट आपको चाहिए वो इफेक्ट आपको नहीं मिलेगा। अगर आपने मैक्सिमम से ज्यादा ले ली तो क्या प्रॉब्लम आएगी? आपके साथ साइड इफेक्ट भी आपको फेस करने पड़ सकते हैं और एडवर्स इफेक्ट भी आपको फेस करने पड़ सकते हैं। इन चीजों को आपको ध्यान में रखना है कि कोई भी स्ट्रेंथ या तो मिनिमम से ऊपर होगी और मैक्सिमम से नीचे होगी। हमें स्ट्रेंथ की जरूरत क्यों पड़ती है? सपोज कीजिए अगर कोई मेडिकेशन है, पैरासिटामोल है, अगर वही हमें किसी चिल्ड्रन को देनी है तो हमारी डोज क्या होगी? 100 mg, 120 mg। यह डिपेंड करता है बॉडी वेट के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड करता है? बॉडी वेट, सरफेस एरिया। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे जब पोसोलॉजी हम डिस्कस करेंगे। तो अगर हमें चाइल्ड के केस में देनी है तो डोज हमारी 100 mg होगी, 120 mg होगी। क्यों? क्योंकि उनका बॉडी वेट कम है, सरफेस एरिया कम है, जिससे उनका एब्जॉर्प्शन विंडो जो है वो बहुत शॉर्ट होगा और ड्रग अपना 100% इफेक्ट नहीं दिखा पाएगी और बॉडी के अंदर कहीं ना कहीं कोई ना कोई और परेशानी दे पाएगी। अगर हम इसको एडल्ट की बात करते हैं तो पैरासिटामोल के केस में 500 mg, 650 mg हम दोनों दे सकते हैं। क्यों दे सकते हैं? क्योंकि उसकी एब्जॉर्प्शन विंडो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू चिल्ड्रंस। अब यही चीज हम बात कर रहे हैं किसकी? एल्डरली पेशेंट्स की।
एल्डरली पेशेंट्स के अंदर जो डोज मेंशन्ड होगी पैरासिटामोल की वो 250 mg, 350 mg, 500 भी दे सकते हैं, जिसके साथ अगर कहीं कोई दिक्कत ना हो। सपोज कीजिए एल्डरली पेशेंट्स के साथ कई बार बॉडी फंक्शंस डिस्टर्ब करने लग जाते हैं, लीवर में डिस्टर्बेंस आ जाती है, किडनी में आ जाती है, जो हमारे मेटाबॉलिज्म साइट्स हैं बॉडी के अंदर वो डिस्टर्ब अगर होंगे तो जो मेडिकेशन हमने पेशेंट को दी है उसकी वजह से उसको एडवर्स इफेक्ट और साइड इफेक्ट्स रिप्रेजेंट बॉडी के अंदर होने शुरू हो जाएंगे। फिर आता है डोजेस फॉर्म ऑफ द ड्रग प्रिस्क्राइब। हम कौन सी डोजेस फॉर्म दे रहे हैं पेशेंट को जिससे कि वो आसानी से ड्रग को अपने अंदर इनकॉर्पोरेट कर सके। फिर क्या डोज दे रहे हैं, पेशेंट को हमें क्या क्या इंस्ट्रक्शंस देनी है, और इनकम्पैटिबिलिटीज कि अगर हम कोई मेडिकेशन दे रहे हैं मेडिकेशन के साथ कहीं भी कोई भी इनकम्पैटिबिलिटी तो नहीं है। इनकम्पैटिबिलिटी का मतलब कि दो चीजें एक दूसरे के साथ यूज की जा सकती हैं या नहीं की जा सकती हैं, इस चीज का भी ध्यान रखना पड़ता है, उसको बोलते हैं इनकम्पैटिबिलिटी। इनकम्पैटिबिलिटी भी 3 टाइप की होती है, फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी, थेरापेटिक इनकम्पैटिबिलिटी और फिजिकल थेरापेटिक फिजिकल थेरापेटिक और केमिकल। ये 3 तरीके की इनकम्पैटिबिलिटी अवेलेबल होती है किसी भी डोजेस फॉर्म के साथ या किसी भी ड्रग के साथ। अगर हम एक से ज्यादा इंग्रेडिएंट उसके अंदर यूज कर रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि वो, अगर इंग्रेडिएंट एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं हो सकते या यूज नहीं किए जा सकते तो हमें उनको यूज नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, वो बॉडी के अंदर जाने के बाद कहीं कोई और अपना सिस्टम में डिस्टर्बेंस कॉज करेंगे। हमने भी बताया था एब्रीवेशन। एब्रीवेशन के केस में आप एक चीज को ध्यान रखें, जब हमने लेटेंट टर्म्स उसके अंदर मेंशन की हैं, किसके अंदर, प्रिस्क्रिप्शन के अंदर, किसने मेंशन की हैं, डॉक्टर ने मेंशन की हैं। कौन समझ सकता है, फार्मासिस्ट समझ सकता है। अगर हर वर्ड का मीनिंग अगर उसने ध्यान से नहीं पढ़ा, हर लेटेंट टर्म को उसने नहीं प्रॉपरली पढ़ा, तो हर शॉर्ट फॉर्म का या लेटेंट टर्म की जो फॉर्म मीनिंग है वो अलग अलग ढंग से रिप्रेजेंट होते हैं। जैसे एक एग्जांपल दिया हुआ है इसमें SSKI। SSKI का मतलब सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड। लेकिन इसके साथ और एग्जांपल्स आप देखें तो एक ऑप्शन है MgSO4। MgSO4 को साथ अगर हम किसको कहेंगे कि कहां दिक्कत आ सकती है, MsO4। MgSO4 क्या है, मैग्नीशियम सल्फेट। ठीक, MsO4 क्या है, मॉर्फिन सल्फेट। मॉर्फिन हमारी किस कैटेगरी के अंदर आती है, नारकोटिक्स के अंदर आती है। आप बेशक इसको नोट करना चाहे तो एक बार कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में आता है QD। QD का मतलब है वंस ए डे। एक आता है QID। QID का मतलब है 4 टाइम्स ए डे। जब हम बात कर रहे हैं अगर QD में और QID में सिर्फ एक चीज का फर्क है, आई का। अगर डॉक्टर ने लिखा कि हमें जो मेडिकेशन देनी है वो QD देनी है, इसका मतलब मेडिकेशन हमें कितनी बार देनी है, वंस इन ए डे देनी है। अगर गलती से फार्मासिस्ट ने उसको QD की जगह QID समझने का ऑप्शन रखा तो जिस डोज को हमें एक बार लेना था वही डोज हम कितनी बार ले रहे हैं, 4 बार, जिसकी वजह से क्या दिक्कत होगी, ओवरडोजिंग होगी। ओवरडोजिंग होने से क्या होगा, जितने भी हमारे एडवर्स इफेक्ट्स हैं वो रिप्रेजेंट होने शुरू हो जाएंगे। जितने भी हमारे साइड इफेक्ट्स हैं वो आने शुरू हो जाएंगे। देनी एक बार है
प्रिस्क्राइब कर दी गई 4 बार, पेशेंट को समझा दिया गया 4 बार के लिए, तो नेचुरल सा पॉइंट है, बॉडी के अंदर शरीर तो शरीर है, आप उसके अंदर एक ही चीज को 4 बार डालेंगे और जो डालनी सिर्फ एक बार है तो परेशानी तो आएगी ही आएगी। फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट पे, नेम ऑफ ड्रग्स। नेम ऑफ ड्रग्स में जनरली आप देखेंगे कि कुछ मेडिकेशंस ऐसी होती हैं जिनकी ब्रांड नेम्स जो है ना वो एक दूसरे के साथ बहुत ही ज्यादा मिलते हुए जुलते होते हैं, जिसकी वजह से गलती होने की संभावना फार्मासिस्ट से हो जाती है। एग्जाम्पल इसमें एल्थ्रोसिन, एल्थ्रोसिन के साथ साथ मिलता हुआ शब्द है एल्ट्रॉक्सिन, ठीक है। नेक्स्ट पे आता है एसिडिन, एसिडिन के ऑप्शन पे भी साथ मिलता जुलता है एपिडिन। अगर दोनों ड्रग्स के नाम मिलते जुलते हैं लेकिन दोनों की फंक्शन बॉडी के अंदर जाके अलग अलग हैं, यहां हम कौन से फंक्शन की बात कर रहे हैं, फार्माकोलॉजिकल एक्शन की बात कर रहे हैं। दोनों अलग अलग बीमारी के लिए बनी है, ठीक है। बीमारी कुछ और है, मेडिकेशन कुछ और ले ली तो क्या होगा, ना तो बीमारी ठीक होगी, कोई ना कोई और बीमारी साथ में पकड़ के हम बैठ जाएंगे। अब आता है स्ट्रेंथ ऑफ द प्रिपरेशन। हर ड्रग डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेंथ में अवेलेबल होती है, ठीक है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था पैरासीटामोल टेबलेट का, वो 500 mg में भी अवेलेबल है, 650 mg में भी अवेलेबल है, 250 में भी है और 350 में भी है। तो मार्केट में जितनी भी ड्रग्स अवेलेबल हैं वो अलग अलग स्ट्रेंथ की अवेलेबल हैं और उसमें आप फार्मासिस्ट को डॉक्टर प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस के साथ देगा कि कौन सी स्ट्रेंथ और कितनी स्ट्रेंथ पेशेंट को डिस्पेंस करके देनी है, प्रिस्क्रिप्शन के अंदर कितनी स्ट्रेंथ मेंशन्ड है, ये चीज फार्मासिस्ट को ध्यान में रखने की सबसे ज्यादा जरूरत है। अगर स्ट्रेंथ नहीं है प्रिस्क्रिप्शन के अंदर तो फार्मासिस्ट को इमीडिएटली किसको कनेक्ट करना है, डॉक्टर को कनेक्ट करना है या रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर को कनेक्ट करना है जिसने कि वो प्रिस्क्रिप्शन लिखा है। फिर आता है डोजेस फॉर्म। हमने कहा कि बहुत सी ड्रग्स आपने मार्केट में देखा होगा, एग्जाम्पल में पैरासीटामोल लेके चल ही रहे हैं या सिप्रोफ्लॉक्सासिन ले सकते हैं। सिप्रोफ्लॉक्सासिन या पैरासीटामोल की बात करें तो सिप्रोफ्लॉक्सासिन या पैरासीटामोल दोनों सॉलिड डोजेस फॉर्म में भी अवेलेबल हैं और लिक्विड डोजेस फॉर्म में भी अवेलेबल हैं और इंजेक्शंस भी अवेलेबल हैं। डिक्लोफेनेक सोडियम टैबलेट भी अवेलेबल है, आपका सस्पेंशन भी अवेलेबल है और वोवरान का इंजेक्शन भी अवेलेबल है। तो डोजेस फॉर्म कौन सी प्रिस्क्राइब करनी है ये फार्मासिस्ट को कौन इंस्ट्रक्शंस देगा, डॉक्टर इंस्ट्रक्शंस देगा। अगर डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब करने के लिए बोल दिया कि आपको टैबलेट देनी है, वहां आपने टैबलेट की बजाय गलती से दे दिया लिक्विड, इफेक्ट तो दिखाएगा, ऐसा नहीं है कि इफेक्ट नहीं दिखाएगा, लेकिन लिक्विड के अंदर जो ड्रग की स्ट्रेंथ है वो कम होगी एज कंपेयर टू टैबलेट्स, ठीक। तो डोजेस फॉर्म की जो प्रिस्क्राइब होनी चाहिए वही फार्मासिस्ट को पेशेंट को हैंड ओवर करनी है, अदरवाइज पेशेंट के लिए वो चीज दिक्कत दे सकती है। डोज मैंने अभी आपको बताया था, MEC और मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन और मैक्सिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन के बारे में। जनरली जो डोज है वो लो और हाई मेंशन्ड होती है प्रिस्क्रिप्शन के अंदर। आपको ये मालूम होगा कि कुछ मेडिकेशंस ऐसी होती हैं जो कन्वेंशनल डोजेस फॉर्म में अवेलेबल होती हैं या ट्रेडिशनली फॉर्म में अवेलेबल होती हैं, कन्वेंशनल फॉर्म में हो। जैसे हम बात करें कन्वेंशनल डोजेस फॉर्म की, जनरली आपने देखा होगा कि डॉक्टर जब भी पैरासीटामोल आपको प्रिस्क्राइब करता है, पैरासीटामोल देता है, तो वो कहता है कि हर 6 घंटे के बाद आप डोज पैरासीटामोल की ले सकते हैं। इसका मतलब जो पैरासीटामोल आपने 500 mg लिया है वो आप हर 6 घंटे में ले सकते हैं।
दिन में कितने घंटे हैं? 24 घंटे। 24 घंटे का मतलब आपने 24 घंटे 24 आवर्स में आपने हर 6 आवर्स के बाद आपने डोज ली है पैरासीटामोल की, तो टोटल कितनी डोज गई? 4। एक की स्ट्रेंथ 500 mg है, तो टोटल स्ट्रेंथ कितनी गई? 2 ग्राम। ठीक है। मैक्सिमम डोज एक पेशेंट पैरासीटामोल की कितनी ले सकता है? 2 ग्राम्स ले सकता है, या मैक्सिमम 2.5 ग्राम तक जा सकता है। हमने बात की यहां पे 6 आवर्स की। ठीक, हमारा पैरासीटामोल का जो टाइम पीरियड है बॉडी के अंदर रहने का, जो उसका टी मैक्स है, वो हमारा 1.5 आवर्स से 3.2 आवर्स है। इसका मतलब हर 6 घंटे के अंदर आपकी जो मेडिकेशन है वो बॉडी से एक्सपेल आउट हो जाएगी। तो आपको 6 घंटे के बाद फिर से ड्रग को पेशेंट को देना है, जिससे कि उसका इफेक्ट बना रहे। यहीं पे क्या करते हैं, अगर हमें 6 घंटे में 4 ना देने की बजाय, 6 घंटे में 4 गोलियां पूरे दिन में ना देने की बजाय, हम वहां पे सस्टेन रिलीज का ऑप्शन लेके आते हैं। सस्टेन रिलीज का मतलब, या कंट्रोल रिलीज लेके आते हैं। सस्टेन रिलीज और कंट्रोल रिलीज क्या करता है? लंबे समय तक अपना असर बॉडी के अंदर रिप्रेजेंट करता है। यहां पे कन्वेंशनल में हमने 6 आवर्स पढ़ा, लेकिन जब हम कंट्रोल रिलीज की बात करेंगे, सस्टेन रिलीज की बात करेंगे, तो इसका कम से कम जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होगा वो होगा 12 आवर्स। उसकी एक बार की मेडिकेशन 12 आवर्स तक अपना इफेक्ट दिखाएगी। 12 घंटे के बाद आपको नेक्स्ट मेडिकेशन देनी है। इससे क्या फायदे हुए? सबसे पहला, जहां 4 गोली लेनी थी वहां पे कितनी हो गई? 2। ठीक, पेशेंट को जहां 4 बार ध्यान रखना था, भाई 6 घंटे हो गए अब दवाई लेनी है, 6 घंटे हो गए अब दवाई लेनी है, यहां पे क्या हुआ? पेशेंट को मालूम है एक सुबह लेनी है, एक रात को सोने से पहले लेनी है। सुबह वाली शाम तक असर पूरा करेगी, रात वाली सुबह तक अपना इफेक्ट दिखाएगी, जिसकी वजह से पेशेंट को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। सस्टेन रिलीज, कंट्रोल रिलीज, इनसे क्या बेनिफिट मिलता है? पेशेंट को इजीनेस मिलती है, जिसको पेशेंट कंप्लायंस बोलते हैं। पेशेंट कंप्लायंस इंक्रीज होगा, पेशेंट को कंफर्टेबलनेस आएगी, जिसकी वजह से पेशेंट को दवाई लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इंस्ट्रक्शन टू द पेशेंट्स। इंस्ट्रक्शंस में क्या आएगा कि कुछ टाइम केसेस में, कुछ जनरल कंसिडरेशंस में क्या आता है कि जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं पर्टिकुलर प्रिपरेशन की, वो या तो अवेलेबल नहीं होती, या वहां से ओमिट आउट हो जाती है, या प्रॉपरली मेंशन नहीं होती। जैसे रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन नहीं मेंशन हुआ, या डोज फ्रीक्वेंसी मेंशन नहीं हुई, या कितनी डोज देनी है वो मेंशन नहीं हुई। तो इन सारी इंफॉर्मेशन को अगर पेशेंट तक प्रॉपरली नहीं पहुंचाया जाएगा तो क्या होगा? जो इस पर्पस के लिए पेशेंट मेडिकेशन ले रहा है वो पर्पस फेल हो जाएगा। जब पर्पस फेल होगा तो क्या दिक्कत होगी? डॉक्टर का, पेशेंट का डॉक्टर के पास जाने का कोई भी फायदा नहीं होगा। तो फार्मासिस्ट को ये सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है कि जो प्रिस्क्रिप्शन या जो मेडिकेशन वो पेशेंट को दे रहा है वो प्रॉपर गाइडलाइन के साथ हो, कि किस टाइम लेनी है, कितनी डोज लेनी है, कितनी देर में लेनी है, किस चीज के साथ ले सकते हो, किस चीज के साथ नहीं ले सकते हो। ये सारी इंफॉर्मेशन पेशेंट को देने की जरूरत है, और ये कौन देगा? फार्मासिस्ट देगा। कहां पे लिखी हुई है? प्रिस्क्रिप्शन के अंदर लिखी हुई है। ठीक है। नेक्स्ट कैटेगरी आती है इनकम्पैटिबिलिटी की। इनकम्पैटिबिलिटी का मतलब मैंने आपको बताया था कि 2 ड्रग एक दूसरे के साथ मिक्स हो पा रही हैं या नहीं हो पा रही हैं। अगर हो रही हैं तो वो क्या इफेक्ट दिखा रही हैं, नहीं हो पा रही हैं तो क्या इफेक्ट दिखाएंगी। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। इट इज एसेंशियल टू चेक देयर आर नो फार्मास्यूटिकल और थेराप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी इन द प्रिस्क्रिप्शन। प्रिस्क्रिप्शन के अंदर जो इंग्रेडिएंट्स मेंशन किए गए हैं उसके अंदर कोई भी किसी भी तरीके की इनकम्पैटिबिलिटी नहीं हो। सपोज कीजिए एक ड्रग का एक्शन
दूसरे ड्रग के एक्शन को इफेक्ट ना करे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आता है, अगर दो मेडिसिन जो कि फार्मासिस्ट ने देखी कि डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब कर रखी है, ठीक है, वो मेडिकेशन अगर एक दूसरे के साथ इनकम्पैटिबल है और फार्मासिस्ट को पता है कि हां ये इनकम्पैटिबल है, तो क्या होगा, वो इमीडिएटली किसको कॉल करेगा, प्रिस्क्राइबर को या रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर को। ठीक है, कि भाई इसके अंदर इनकम्पैटिबिलिटी है और ये पेशेंट को हार्म पहुंचा सकती है, तो इमीडिएटली जो प्रिस्क्राइबर है वहां पे उस मेडिकेशन का तो चेंज करेगा या फार्मासिस्ट को बताएगा इसकी जगह आप ये मेडिकेशन ले सकते हैं। ठीक है, जिससे कि इनकम्पैटिबिलिटी अवॉइड हो सके। अब कुछ फूड्स हैं, ठीक है, कुछ फूड्स क्या करते हैं, उनका भी इंट्रैक्शन है बॉडी के अंदर जो फ्लूइड्स हैं, बॉडी के अंदर जो हम खाना खा रहे हैं, जो खाना बॉडी के अंदर प्रेजेंट है या जो हम इनटेक करने वाले हैं, वो भी आपको इनकम्पैटिबिलिटी शो करते हैं किसके अंदर, ड्रग्स के साथ। जैसे एक एग्जांपल है, टेट्रासाइक्लिन को हम मिल्क के साथ या एंटासिड के साथ नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि ये वहां पे इनकम्पैटिबिलिटी शो करेगा। अब एक ऑप्शन आपको और बताता हूं, क्लोरामफेनिकोल और पेनिसिलिन, इन दोनों को भी एक साथ नहीं ले सकते, दोनों एंटीबायोटिक हैं, लेकिन दोनों को हम एक साथ क्यों नहीं ले सकते, उसके पीछे रीजन है। क्लोरामफेनिकोल क्या करता है, पेनिसिलिन के इफेक्ट को डिटीरियोरेट करता है, मतलब डिप्रेस करता है, मतलब डिक्रीज करता है। देखो, जब दो ड्रग्स एक दूसरे के साथ मिक्स होंगी तो दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। सबसे पहली कि एक ड्रग दूसरे ड्रग के इफेक्ट को हाई करेगी, एक ड्रग दूसरे ड्रग के इफेक्ट को सपोर्ट करेगी, उसको बोलते हैं सिनर्जिस्टिक इफेक्ट। अब इसका उल्टा बात करते हैं, तो एक ड्रग की प्रेजेंस से दूसरे ड्रग के इफेक्ट में अगर कहीं रिडक्शन आता है या उसका जो इफेक्ट है वो कम होता है तो भी परेशानी है, तो उस केस को हम क्या बोलेंगे, एंटागनिस्टिक इफेक्ट। ठीक, आप बेशक नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। दूसरा इनकम्पैटिबिलिटी का एग्जांपल है वारफरीन। ठीक है, वारफरीन एंटीकोगुलेंट ड्रग है। वारफरीन के साथ अगर हम फ्लूकोनाजोल देते हैं तो भी इनकम्पैटिबिलिटी रिप्रेजेंट होगी। क्यों? वारफरीन क्या है, एंटीकोगुलेंट ड्रग है। ठीक, फ्लूकोनाजोल क्या है, एंटी फंगल ड्रग है। अगर ये दोनों ड्रग एक दूसरे के साथ मिक्स होती हैं तो जो पर्पस वारफरीन का है ब्लड को रोकने का, ब्लड को रोकने का मतलब अगर कहीं कोई चोट लग रही है और इमीडिएटली ब्लड वहां से लॉस हो रहा है बॉडी में से, तो हम कोई ना कोई एंटीकोगुलेंट देंगे जिससे कि ब्लड में क्लॉट प्रॉपरली बन जाए और ब्लड का फ्लो रुक जाए। अगर हम उसी के साथ एंटी फंगल देने के ऑप्शन पे आते हैं तो वहां पे जो ब्लड फ्लो चल रहा है वो इंक्रीज हो जाएगा, उससे क्या होगा, ब्लड लॉस ज्यादा होगा, जिससे दिक्कत किसको होगी, पेशेंट को होगी। तो प्रिस्क्राइबर को भी ये ध्यान रखना है जो इंग्रेडिएंट उसने प्रिस्क्रिप्शन के अंदर लिखे हैं वो एक दूसरे के साथ इनकम्पैटिबल ना हो, एक दूसरे के साथ प्रॉपरली कंपैटिबल हो, एक दूसरे के इफेक्ट को बढ़ाएं इंस्टेड ऑफ घटाने के। ठीक है स्टूडेंट्स, ये था आपका प्रिस्क्रिप्शन पार्ट 2 जिसके अंदर आपने पढ़ा हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन और एरर्स इन प्रिस्क्रिप्शन। थैंक यू।